हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का पार्ट 2। और पार्ट 1 को हमने 16 तारीख को ही अपलोड कर दिया था, और दूसरा आज पार्ट 2 हम लोग अपलोड कर रहे हैं 18 तारीख को। और दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे PCS, NDA, CDS, UPSI, UPP, रेलवे, SSC आदि जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1833 में, वर्ष 1836 में, वर्ष 1843 में, वर्ष 1884 में। तो ब्लैक एक्ट जो पारित हुआ था उसमें आपको पारित हुआ था जो वह है 1836 में। तो 1836 में पारित हुआ था ब्लैक एक्ट। तो इसमें आपका बी इज द राइट आंसर। तो 1836 में पारित हुआ था ब्लैक एक्ट। तो ब्लैक एक्ट पारित हुआ था 1836 में, जो ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने का अधिकार प्रदान करता था। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? तो विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी है लॉर्ड मिंटो ने, डी है जॉन शोर ने। तो 102 में जो आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विधि के अनुसार सिद्धांत को लागू किया था सर्वप्रथम। तो प्रथम बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। आप जानते हैं, एक है विधि के अनुसार शासन और एक है विधि के समक्ष शासन। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो प्रथम बार किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, और सी है दोस्तों, यहाँ पर सी पहले दिया है हमने, लॉर्ड बेलेजली द्वारा। और आपका इसमें एक ऊट है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, और बी है लॉर्ड मिंटो के द्वारा, डी है जॉन शोर के द्वारा। तो जॉन शोर के द्वारा डी है। आपको जो इसमें बताना है कि न्यायिक बोझ को कम करने, न्यायिक बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से किस वर्ष प्रथम बार कोर्ट फीस लगाई गई थी, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो जो आपका तीसरे में राइट आंसर है वह डी मतलब जॉन शोर के द्वारा। तो जॉन शोर के द्वारा सर्वप्रथम कोर्ट फीस लगाई गई थी। आपको इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं। तो जॉन शोर ने, जिसका शासनकाल है 1793 से 1798 के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। तो इसका मतलब है कि जॉन शोर ने लगाया था कोर्ट फीस। जॉन शोर जो है उसमें आपका डी राइज द आंसर है। और इनका जो काल है गवर्नर जनरल का वह 1793 से लेकर के 98 तक है। तो 5 सालों तक इनका गवर्नर जनरल का काल रहता है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और सी है जॉन शोर द्वारा, और डी है लॉर्ड क्लाइव द्वारा। तो जो 104 में आपका राइट आंसर है वह ए मतलब विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था द्वितीय सदर दीवानी अदालत। ए आपका सही आंसर है। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? तो पूर्ण रूप से बंद किया था काउंसिल के सदस्यों को। तो ए है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और डी है लॉर्ड क्लाइव द्वारा। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वह है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंद किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति काउंसिल के सदस्यों को करने की प्रथा से पूर्ण रूप से बंद की गई। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था। आपको समय बताना है कि प्रथम बार कब पारित हुआ था। ए है 1874 में, और बी है 1875, सी है 1876, और डी है 1877। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है बी आपका है 1875 में। 1875 में विधि आयोग विधि रिपोर्ट अधिनियम पारित हुआ था प्रथम बार। कत्यूरियों की राजधानी को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। आपको बताना है कि कौन सा नाम उसमें वर्णित है। एक है करवीपुर, कानपुर, कार्तिकेयपुर, हर्षपुर। तो जो 107वें में आपका सही आंसर है, 107वें में आपका राइट आंसर है सी, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कानपुर नाम वर्णित है। तो कानपुर नाम वर्णित है। आप जानते हैं कि कानपुर यूपी का एक जिला है और एक मंडल भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। देहरादून में, अल्मोड़ा में, लाल कुआं में, हरिद्वार में। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह सी, लाल कुआं में। तो लाल कुआं में स्थित है डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। डेयरी मतलब होता है दूध, डेयरी मतलब दूध से संबंधित। और इसमें आपका जो देहरादून है वह उत्तराखंड की राजधानी है, और अल्मोड़ा जो है एक ज़िला है, हरिद्वार ज़िला है, लाल कुआं। नेक्स्ट आते हैं, आपका सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं में है, यह जिला नहीं है। 110वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। स्थिर है, घट रहा है, बढ़ रहा है, अस्थिर है। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात आप जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। तो 2001 में शायद अलग हुआ था, या 2002 में, शायद 2001 में ही अलग हुआ था, कन्फ्यूजन है थोड़ा, 2001 में अलग हुआ था। और उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। स्थिर है, या घट रहा है, बढ़ रहा है, अस्थिर है। अस्थिर मतलब कभी घटता है, बढ़ता रहता है, ये सब ऐसी हालत होते हैं। ये है इसमें आपका जो सही आंसर है वह सी मतलब कि बढ़ रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि इसमें जो सी है वह सही आंसर है, बढ़ रहा है। 111वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था।
अप्रैल 2002 में, मई 2004 में, जून 2006 में, जुलाई 2007 में। तो जो आपका सही आंसर है 11वें में वह है सी मतलब जून 2006 में उप कार्यालय स्थापित किया गया था आरबीआई का। तो आप जानते हैं आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1935 को, और इसके जो गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास जी। तो शक्तिकांत दास जी इस समय इसके आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके पहले उर्जित आर पटेल जी थे। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्था है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान, और डी है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो जो 12वें में आपका राइट आंसर है वह है सी मतलब वन अनुसंधान संस्थान इसमें आपका सही है। तो देहरादून में स्थापित प्रथम संस्था का नाम है वन अनुसंधान संस्थान। तो आपका सी इज द राइट आंसर। 113वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? निम्न में से कौन सा क्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है, पृथक करती है? ए है मुख्य सीमांत भ्रंश, ट्रांस हिमाद्री भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और डी है हिमालयी अग्रक्षेप। तो आपका जो इसमें सही आंसर है सी मतलब मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो सी इज द आपका राइट आंसर। तो आपका सी इसमें सही है। 113 में सी आंसर सही है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में स्थापित कीजिए। तो आरोही क्रम में स्थापित करना है तो ए है उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर, हरिद्वार, और हरिद्वार, उत्तरकाशी, गढ़वाल, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, टिहरी यहाँ पर फिर आ गया, बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, और डी है बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी। तो जो इसमें आपका सही आंसर है, तो सही आंसर आपका है इसमें बी इज द आपका सही आंसर है। तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, गढ़वाल, बागेश्वर, तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इसमें आपका सही है। 14वें में बी आपका सही है। तो अवरोही क्रम में है हरिद्वार, उत्तरकाशी, गढ़वाल, बागेश्वर। 115वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में है, भागीरथी नदी टिहरी बांध पर है, टिहरी बांध पर भागीरथी नदी है, और खतलिंग ग्लेशियर गढ़वाल जनपद में, रूपकुंड बागेश्वर टिहरी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है डी मतलब रूपकुंड बागेश्वर। तो रूपकुंड बागेश्वर आपका सही है जो टिहरी में। 116वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर कौन सा बताना है। इसमें से 4 हैं तो आपको बताना है कि इसमें से सर्वोच्च शिखर कौन है। तो घुंटी, पंडाल, नंदाकोट, हरदेवल। तो इसमें से ये सभी उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वह डी मतलब हरदेवल इसमें से सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर जो सबसे ऊंचा शिखर है वह है हरदेवल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117वें पे। 117वां है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वह है डी, ऊधम सिंह नगर में उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का, एसटी का।
शेड्यूल्ड ट्राइब्ड कास्ट। तो एसटी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड में जिला है उधम सिंह नगर। 118वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड में 2 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं ये कहता है, और बी कहता है कि 4 सदस्य होते चुने जाएंगे, सी कहता है कि 5, डी कहता है 3। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वह है डी, 3 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं उत्तराखंड से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में, यहाँ पर दोस्तों जो ये दिया है 118वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। आप जिस भी राज्य के हैं, आप यूपी के हैं तो यूपी का भी राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाएंगे याद कर लीजिए, जैसे 31 है, इसे आप कर लीजिए। आप अगर मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं तो वहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं याद कर लीजिए। बिहार के हैं तो बिहार से लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनना याद किया कि जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। और अगर आपको राज्य में विधानसभा की सीट तथा जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ के सदस्यों को भी याद करना चाहिए कि वहाँ पर कितनी सीटें होती हैं। आते हैं 119वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं पूछा जा रहा है। तो ए है 5, सी है 3, बी है 2, डी है 1। तो 119वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी। उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह 1 होते हैं। तो 1 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उत्तराखंड में राज्यपाल के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें आपका ए आंसर, एक चुने जाते हैं राज्यपाल द्वारा, चुने नहीं मनोनीत किए जाते हैं। 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा मेल नहीं खाता है आपको बताना है कि हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक हैं, कालू महारा स्वतंत्रता सेनानी थे, और के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही, एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी। तो एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। जैसे एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित है, एकता बिष्ट क्रिकेट खेलती हैं, सही है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें हम ए आते हैं, हरिदत्त भट्ट शैलाश जो हैं लेखक हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। और इसमें जो बी है कालू महारा स्वतंत्रता सेनानी है, सही है। जो के.एस. वाल्दिया हैं पर्वतारोही हैं, ये पर्वतारोही नहीं थे। तो ए इसमें आपका जो सी है वह गलत है, तो यही सम्मिलित नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 121वां, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं के लिए निर्धारित स्थानों का प्रतिशत है 33%, बी है 50%, सी है 40 और डी है 52। तो 121 में आपका जो राइट आंसर है वह है बी मतलब 50% स्थान आरक्षित है। तो 50% स्थान आरक्षित है। जो 72वां संविधान संशोधन की 72वां जो पारित किया गया था विधेयक, तो जो 1992 में पारित किया गया था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो कानूनी दर्जा दिया गया था, पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी दर्जा दिया गया था 1992 में 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को छोड़कर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होना चाहिए। तो इसी आधार पर विभिन्न अधिकांश राज्यों में, सभी राज्यों में कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऐसा 92वें संविधान संशोधन में कहा गया, 72वें संविधान संशोधन में कहा गया था 1992 के द्वारा। और 122वां क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन कुड़िंद नरसों से संबंधित है? कुड़िंद नरसों से संबंधित है विग्रहराज पृथ्वीराज, धन भूति अमोघ भूति, कृष्णदेवराय रामराय, अशोक चल क्राचल्य। तो
ए है जिगरा राज पृथ्वीराज, जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी धनभूति अमोघ भूति। धनभूति अमोघ भूति इसमें आपका सही है। तो 122 का आपका बी इज द राइट आंसर है। 123वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपको हमने जो पढ़ाया है इति प्राचीन इतिहास में, उसमें हमने बताया है कि अशोक के कितने शिलालेख हैं, कौन सा शिलालेख इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, इसके आप जाकर वहाँ वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के। तो जो आपका 123वें में राइट आंसर है वह है सी मतलब कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो इसमें आपका सी इज द राइट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर। तो कालसी में स्थित है अशोक का शिलालेख। तो कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। 124वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? CBRI रुड़की में है, उच्च न्यायालय नैनीताल में है, और सी है फूलों की घाटी चमोली है, भौरों की घाटी है पिथौरागढ़। तो जो 124वें में आपका राइट आंसर है वह है डी। तो भौरी घाटी जो है भैरो घाटी पिथौरागढ़ है। तो भैरो घाटी पिथौरागढ़ है। तो डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाकी ऐसा ही है, CBRI रुड़की में है, और उच्च न्यायालय नैनीताल में है, और सी है फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, और डी है भैरो घाटी पिथौरागढ़ में नहीं है। तो ये डी इज द राइट आंसर। उसमें पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, किसका संबंध उससे नहीं है, ये पूछा गया था। अब हम आते हैं 125वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित चुनना है आपको। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात्र पवार राजवंश में है, संबंधित है। हाट घाव ताम्रपत्र चांद्रवंश से है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश से है। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वतकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। तो आपको इसमें 125वें में जो सही आंसर है वह है डी मतलब तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वतकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर राजधानी बनाई। सोमचंद्र, थोरचंद्र, बालो कल्याण चंद्र, रुद्रचंद्र। तो उस चंद्र राजा का नाम बताना है जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर राजधानी बनाई। तो 126वें में आपका जो राइट आंसर है वह सी है। तो सी है बालो कल्याण चंद्र ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 126वें में आपका सी आंसर सही है। आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी मानशाह, अजयपाल, महिपत शाह, भानु प्रताप। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है बी मतलब अजयपाल ने श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी। तो अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल कुमायूं के राजा युद्धरत रहते थे। गढ़वाल और कुमायूं के राजा युद्धरत रहते थे। ऐसी सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? काली, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, और डी है कोसी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है सी मतलब पश्चिमी रामगंगा थी, जिसको लेकर पश्चिमी रामगंगा जिसे लेकर गढ़वाल और कुमायूं के राजा हमेशा सीमा बनाने के लिए युद्ध में लगे रहते थे। तो कौन सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? 29वां क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात, खस, जाड़, संथाल। तो ये सभी जो हैं जनजातियां हैं जो आपको बताना है कि कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो आपका इसमें जो सही आंसर है आपका डी, संथाल। 130वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976, 1979, 1984, 1989। उत्तराखंड में जो क्रांति दल की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1979 में। तो 1979 में उत्तराखंड में क्रांति दल की स्थापना हुई थी। तो क्रांति दल की स्थापना हुई थी 1979 में। तो इसमें आपका सही आंसर है बी मतलब 1979 में स्थापना हुई थी क्रांति दल की। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 131वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? मतिपुर, मंडावार और बी है लाखा मंडल, जौनसार, खेल मंडल, हरिपुर। दोस्तों तबीयत थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए आगे चलते हैं। जो 131वां में आपका सही आंसर है, 131वां में आपका जो सही आंसर है वह है बी, ए मतलब मतिपुर मंडावर में। तो ए स्थित है उत्तराखंड में, जो नहीं स्थित है मतिपुर मंडावर। तो ए आपका सही है, तो स्थित नहीं है मतिपुर मंडावर। 32वां है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, ये सभी अनुच्छेद। तो जो इसमें आपका सही आंसर है 132वें का जो सही आंसर है वह है बी, अनुच्छेद 243। आते हैं 133वां क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार करते हैं? पूर्ण निषेधाधिकार, सीमित निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार और डी है पॉकेट निषेधाधिकार। तो 133वें में जो आपका राइट आंसर है, 133वें में जो आपका राइट आंसर है वह है सी, कि निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। तो निलंबित निषेधाधिकार, अगर राष्ट्रपति जी ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु कोई चीज़ भेजते हैं तो निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग करके करते हैं। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है का प्रयोग कथन चुना है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ए है। और बी है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन, आपको बताना है इसमें आप कौन सा, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। 135वां जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा निम्नलिखित में से। तो आपको बताना था कि कौन सा एक सही नहीं है कौन सा सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है
वह राज्यसभा को विघटित कर सकता है। सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जा सकता, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, यह सही नहीं है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित कर सकता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ए है। तो सही आंसर आपका ए है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित ना होने वाली ही सभा है। तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता, यह आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। तो राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है, उच्च सदन कभी विघटित नहीं होता है। अब आते हैं 135वें क्वेश्चन। आपका जो इसमें राइट आंसर था वह है ए, डी इसमें आपका नहीं होगा। तो राज्यपाल भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 135वां क्वेश्चन। दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन है जो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। सी है भारत का महान्यायाधिकर्ता और डी है भारत का महान्यायवादी। तो 135वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी, भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। और इसमें जो मंत्री होते हैं वह भी, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वह भी दोनों सदनों की तथा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, चाहे वह उच्च सदन हो या राज्यसभा हो या निम्न सदन लोकसभा हो। तो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं जो मंत्री होते हैं। 36वां क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान, और डी है उपर्युक्त सभी किसके अधिकारों से संबंधित है? तो 136वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी मतलब लोकसभा का स्थगन करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो लोकसभा का स्थगन करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है, विघटन करने का कार्य नहीं है, सत्रावसान को स्थगित करने का नहीं। उपयुक्त में से किसके अधिकारों से संबंधित है? तो लोकसभा, इसमें आपका 136वां है, इसमें बी आपका सही है, लोकसभा का स्थगन करने का कार्य है। 37वां है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राष्ट्रपति, डी है प्रधानमंत्री। तो 137वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। तो बी आपका सही आंसर है। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? न्यायिक समीक्षा प्रणाली किस देश में है? भारत में है, ब्रिटेन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक 138वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, वह अपने पुराने बातों को, पुराने विचारों को पुनः संशोधित कर सकते हैं, पुनः अपने
वादों को पलट सकते हैं, पुनः कुछ कह सकते हैं, उस पर उनका अधिकार है। तो 138वें में आपका डी सही आंसर है। आते हैं 139वां क्वेश्चन। 139वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। तो 139वें में जो सही आंसर है वह है डी। डी मतलब सरकार का अंग नहीं है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग सरकार का अंग नहीं है, यह संविधान का अंग है। सॉरी, तो निर्वाचन आयोग जो है सरकार का अंग नहीं है। 140वां है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो 140वां जो आपका सही आंसर है, या इसमें आंसर है ए है 71वां, बी है 72वां और सी है 74वां, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 140वें में आपका जो राइट आंसर है वह सी। तो नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141वें पे। 141वां है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, और सी है जिला एवं सत्र न्यायालय में, डी है उपर्युक्त सभी में। तो 141वें में आपका जो राइट आंसर है, 141वें में जो राइट आंसर है वह ए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है केवल सर्वोच्च न्यायालय। तो किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ है, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो ए आपका जो सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय में। अब आते हैं 42वां क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, डी है राज्यसभा के सभापति। तो जो आपका इसमें सही आंसर है 42वें में वह सी, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो लोक लेखा समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से लोक लेखा समिति में, और 60 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, और जो विपक्षी होते हैं, या शायद 1972 या 1978 से ही प्रथा चली आ रही है कि जो विपक्ष का होता है उसी को ही लोकसभा की जो समिति होती है, लोक लेखा समिति, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, कुल सदस्यों की संख्या है 22। अब चलते हैं आगे है 143वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषय सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा संघ, रक्षा जो मामले हैं संघ से हैं, विदेशी के जो मामले हैं अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, और डी है कानून एवं व्यवस्था। तो संघ से कौन सा विषय सूची संघ से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा विषय संघ से संबंधित नहीं है? यहाँ पर संघ लगा दीजिएगा, यहाँ पर हो गया है ये। तो कौन सा विषय है जो संघ से संबंधित नहीं है, केंद्र से संबंधित नहीं है? रक्षा, विदेश मामले, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, कानून एवं व्यवस्था। तो जो 143वें में आपका सही आंसर है वह है डी, कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी दोनों की है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है तो वहाँ की पुलिस है दिल्ली, जो भारत सरकार की है वहाँ की वो पुलिस है, केंद्रीय पुलिस है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए, उत्तराखंड देखा जाए, तो वहाँ पर राज्य की पुलिस काम करती है, इसलिए दोनों पर भार है, देखा जा सकता है। 144वां है, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आपको ए है 12, बी है 2, सी है 6, डी है 10। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह कोई नहीं है। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं, अब नियम बदल चुका है। आते हैं नेक्स्ट 145वां है,
भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, डी है राज्यसभा का सभापति। तो भारत का प्रधानमंत्री, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो 145वें में आपका जो राइट आंसर है वह है सी, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त समिति का अधिवेशन करते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जिस समय ओम बिरला जी हैं, राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। 146वां है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसमें जो सही आंसर है 146वें में वह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, दोनों में से किसी को बनाया जा सकता है। अगर मुख्य न हो तो वरिष्ठतम को बनाया जाएगा, लेकिन इसके पहले स्थिति में यह देखा जाएगा कि उपराष्ट्रपति अगर हैं तो उपराष्ट्रपति को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें नहीं दिया है उपराष्ट्रपति का ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बनाया जाएगा। 147वां है, मुख्य न्यायाधीश लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश, इसमें यहाँ पर हटा देते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो वहाँ का 146वें का जो हमने नहीं लिख पाया था वहाँ पर टाइपिंग में, यहाँ पर आ गया है। तो लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपति होती है, मतलब कि इतने सदस्य कम से कम होने चाहिए कि गणपूर्ति, उसे कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कोरम कहते हैं, जिसमें कम से कम सदस्य होने चाहिए ताकि लोकसभा की कार्रवाई चलाई जा सके। इससे कम रहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह संसद की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, 1/5 होने चाहिए, 1/6 होने चाहिए, 1/8 होने चाहिए। तो कम से कम जितने सदस्य होने चाहिए उनका है 1/10 सदस्य। तो 1/10 सदस्य 52-53 सदस्य होने ही चाहिए ताकि लोकसभा की गणपूर्ति फोरम पूरी हो, गणपूर्ति फोरम में होते हैं। 148वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किसमें है आपको बताना है। ए है 42वें, बी है 43वें, सी है 44वें, डी है 45वें। तो किस समय अनुच्छेद में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता की बात करता है। अभी तक लागू नहीं किया गया है समान नागरिक संहिता। 149वां है, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? राज्य की सरकार, भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। 149वें में जो आपका सही आंसर है वह है बी, भारत की संसद के पास अधिकार है कि वह अधिकार है वह कि राज्य सीमा को परिवर्तित कर सकती है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी है कनाडा से, ग्रेट ब्रिटेन से, डी है। तो 150वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी। तो बी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अभी हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा गया था किस देश में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तो वहाँ पर हमने यूएसए और इंडिया ऑप्शन दिया था, भारत ऑप्शन दिया था। तो भारत ने अमेरिका से ही लिया है न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन का अधिकार। तो बस दोस्तों, तबीयत खराब है इसलिए हम आपको नेक्स्ट नहीं करा पा रहे हैं। और दोस्तों, हमने
सब क्वेश्चन यहाँ पर पूरे लिया था, लेकिन हम यहीं पर क्लास को ब्रेक करते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरा काम आपको, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके अपना संदेश हमें दे सकते हैं। मैसेज में कुछ लिखना है तो आप उसे लिख सकते हैं। कोई कमेंट अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज दे देंगे।